आज से हम टू हेल्प बीइंग अ सेंट के सीजन 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने सीजन 1 पूरा नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वो मिल जाएगा। वो एक 5 आवर्स 40 मिनट की वीडियो है और वो पूरा सीजन 1 है। अगर सिर्फ आप ये 4 आवर्स की वीडियो देखकर इस वीडियो पे आ रहे हो तो फिर इससे पहले आपको वो वाली वीडियो है उसे चेकआउट है वो करना होगा। तो फिर सीजन 2 को अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि सीजन 1 जो था उसके लास्ट में हमने देखा था कि आयरिस को एक जो बंदा होता है उसके द्वारा पता चल चुका होता है कि एक जो अब अनडेड की आर्मी है वो होली एम्पायर की तरफ है, वो बढ़े चले आ रही है। इसी के बाद ऑफिशियली सीजन 2 है वो स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो अब होली एम्पायर के नाइट्स हैं वो अपना बैटल करने के लिए वो रेडी हो चुके होते हैं अनडेड से। और यहाँ पे उन लोगों का जो कमांडर होता है वो सब लोगों से चिल्ला के बोल रहा होता है कि पलाडिन्स तुम लोग थोड़ा पीछे रहोगे और नाइट्स है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और तुम लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर है वो कर लेना, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान है वो तुम्हारे हाथ में है वो है। और इसी के बाद इनकी स्पीच है वो ख़त्म हो जाती है और दो जो नाइट होते हैं वो अकेले में हो जाते हैं। उधर जो एक पहला वाला बंदा होता है वो कहने लगता है कि मैं तो अभी भी इसे जो है ना समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम अनडेड जो है ना उनसे फाइट करने वाले हैं। इतने में वो साइड में दूसरा जो बंदा होता है उसे देखता है और कहता है कि तुम अपने हाथ में ये क्या दबा रहे हो। और पहला बंदा वो दिखा देता है कि वो अपनी ये जो अब फैमिली फोटो है ना उसके पेंडेंट में उसी को दोबारा होता है और वो कह रहा होता है कि इससे पहले मैं ये जो वॉर ये सब मैं ना वो जाऊँ, मैं अपनी फैमिली फोटो है ना उसे अच्छे से वो देख लेता हूँ। तब बंदा भी कहने लगता है कि मेरे को भी लग रहा है कि मेरे को अपनी जो फैमिली थी ना उससे एक बार पहले मिल लेना चाहिए था कि इससे पहले मैं इस जगह पे आता। एंड दूसरा कहने लगता है कि अरे मैंने जो अब ऑफिसर्स थे ना उनके द्वारा सुना था कि ये जो न्यू सेंट है ना वो भी हमारी ये जो बैटल होने वाली है बॉर्डर्स में उसे ज्वाइन है वो करने वाला है। और जो पहला वाला होता है वो उससे कहता है कि अच्छा तो फिर तुम उस सेंट की बात कर रहे हो जो एक मीटियोरॉइड है उसे भी ला सकता है। लेकिन दूसरा बोलने लगता है कि ये जो सेंट है ना अगर वो फुल फोर्स में पैदल भी चल के आएगा ना तो फिर उसे पूरे 4 दिन है वो लग जाएंगे इधर आने में। बंदा उससे कहने लगता है कि ये तो ऐसा है कि हमें तब तक सरवाइव करना है जब तक अब ये जो सेंट है ना वो आ ना जाए। और यहाँ पे ये बोल देते हैं कि फाइनली कि गॉड जो है ना मैं होप करता हूँ कि हमारे साथ है वो रहें। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें आयरिस को दिखाया जाता है। आयरिस एक बंदे से कहने लगती है कि अच्छा तो फिर तुम मेरे से कह रहे हो कि ये जो अब सेंट है उसे जो बॉर्डर है उधर फ्रंट को भेजा जा रहा है। और सामने जो बंदा होता है वो आयरिस से बोल देता है कि हाँ ये हमें डायरेक्टली जो पॉप है उनके द्वारा ऑर्डर है वो आया है। एंड इस पे आयरिस सोचने लगती है कि जरा देखो तो अब हम कितनी ज्यादा पावरफुल फोर्स है ना उससे हमारा सामना है वो हो चुका है कि ये जो सेंट है उसे पॉप के द्वारा डायरेक्टली बॉर्डर से उधर फाइट करने के लिए वो भेजा जा रहा है। और आयरिस बोल देती है कि अच्छा तो फिर अब दूसरे जो नेशंस है उससे तुमने हेल्प ये सब मांगने की कोशिश करी क्या। सामने जो बंदा होता है वो बता देता है कि हमने हेल्प ये सब है वो मांगी है लेकिन उन लोगों को ये जो बॉर्डर है उधर पहुंचने में 4 से 5 दिन है वो लग जाएंगे। इस पर आयरिस उसे बोल देती है अच्छा ये बात है तो फिर तुम मेरे को ये बताओ कि जो सेंट है उसके साथ में असल में कौन गया है। सामने ये जो बंदा होता है वो बताने लगता है कि सेंट के साथ ये जो अब 3rd पलाडिन ऑर्डर है वो गया है और यहाँ पे कुछ रॉयल गार्ड्स हैं वो गए हैं और कुछ होली नाइट्स है वो गए हैं। आयरिस ये सुनने के बाद थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि तुम कह रहे हो कि सिर्फ इतने ही लोग हैं वो सेंट के साथ गए हैं। और सामने ये जो बंदा होता है वो शांत हो जाता है, जिसे देखने के बाद आयरिस काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और वो कह रही होती है कि ये जो पॉप है वो पागल हो चुका है क्या। हमारा जो सामना होने वाला है वो एज ऑफ सॉर्सरी है ना उससे एक नेक्रोमेंसर से वो होने वाला है और उन्हें नहीं पता है क्या कि ये जो नेक्रोमेंसर है वो कितने ज्यादा पावरफुल है। इसी के बाद आयरिस बताने लगती है कि ये जो अब एज ऑफ सॉर्सरी है ना वो एक ऐसा टाइम था जिसके अंदर बहुत सारे जो मैजिशियन लोग थे वो उभर के वो आ रहे थे जो अपने मैजिक के ऊपर रिसर्च करके उसे काफी ज्यादा एडवांस ये सब है वो कर रहे थे। सब कुछ इसी तरह से अच्छे चल रहा था लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अब डार्क मैजिक है उसे यूज करने लग गए और उन्होंने ये जो अब यहाँ पे एज ऑफ सॉर्सरी वाला एरा था उसे एंड है वो कर दिया। और यहाँ पे ये सारी जो अब चीज का की पॉइंट था ना वो द किंग ऑफ डेड नेक्रोमेंसर है वो था। और आयरिस बोल देती है कि तो फिर उसने अपने आप को रिवाइव है वो कर लिया है। ये जो सामने बंदा होता है वो आयरिस से और भी कहने लगता है कि अब हमारा ये जो बाहर से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो तो अलग, ये सारी जो चीज़ है उसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है वो हो रहा है। तो फिर हमारे पास और भी लोग हैं ना वो बिल्कुल नहीं है कि हम सेंट की हेल्प करने के लिए उन्हें उधर भेज दें। आयरिस ये सुनने के बाद कहने लगती है कि अच्छा तो फिर तुम्हारा मतलब है कि ये जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से जो है ना अब बिल्कुल भी रेस्क्यू है वो किया ही नहीं जा सकता है। तो फिर इसीलिए पॉप ने उधर जो सेंट है उसे भेजा है। और यहाँ पे ये जो है ना ये एक सुसाइडल मिशन है। इस पॉप की इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो जो एक गॉड का
रिप्रेजेंटेटिव है उसे इस तरह से यूज है वो कर रहा है। इतने में एक जो नाइट होता है वो इन दोनों के रूम में घुस जाता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, लेडी सेंटनेस, असल में अब हमें रिपोर्ट है वो मिल रही है कि ये जो साउथ माउंटेन है ना, उधर से कुछ और जो एनिमी से हमारा जो एम्पायर है उसके तरफ है वो बड़े चले आ रहे हैं। आयरिस ये सुनने के बाद और थोड़ा परेशान हुई और वो भी कहीं और के लिए वो भाग जाती है बहुत ज्यादा तेजी से, और वो कह रही होती है कि मैं इस तरह से अपना टाइम है उसे बिल्कुल भी वेस्ट है वो नहीं कर सकती हूँ। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें ये जो बॉर्डर्स होते हैं उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रे को है वो भेजा गया होता है। रे अभी पहुंचा नहीं होता है और यहाँ पे कुछ जो नाइट्स होते हैं वो अब रेडी हो रखे होते हैं फाइट के लिए। एक जो कमांडर होता है वो चिल्ला के सब लोगों से बोल देता है कि सब लोग तैयार हो जाओ, एनिमी है वो आ रहा है हमारे सामने। और जो तीर वाले लोग होते हैं वो तीर है वो उसे फेंक देते हैं सारे ये जो उनके सामने अनडेड मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर, और ये जो स्केलेटन वाले मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर तीर है वो लग रहे होते हैं। और दूसरे लोग इधर ये जो स्केलेटन होते हैं उन्हें अपनी स्वॉर्ड से वो मार रहे होते हैं। एंड दूसरी तरफ एक जो लड़की होती है वो जितने भी लोग होते हैं उन्हें बफ है वो दे देती है अपने जो मैजिक होता है उससे। और बफ मिलने के बाद जो नाइट्स होते हैं वो अच्छे से फाइट है वो कर रहे होते हैं। एक नाइट कहने लगता है कि ये सही में काफी ज्यादा सही से वो चल रहा है और अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर हम इसे आराम से वो जीत जाएंगे, हमें कोई भी दिक्कत है वो नहीं होगी। लेकिन उनका जो कमांडर होता है वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए उनसे बोल देता है कि तुम लोग अपने आप को संभालो और इतना ज्यादा इजी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम जिनको फेस कर रहे हैं ना वो ये जो लोग हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा कमजोर हैं वो हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उनको आना जो है ना अभी रह चुका है। इतने में वो सामने देखते हैं और कहते हैं कि वो आ चुके हैं, ये तो बांशी है। और यहाँ पे इतना ही नहीं, ये जो डेथ नाइट्स है ना वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे ही कमांडर को बांशी और डेथ नाइट दिखाई देते हैं वो अपने लोगों से चिल्ला के बोल देते हैं कि अभी के अभी रिट्रीट करो, हमें यहाँ से वो निकलना होगा। लेकिन इतने में जब ये कमांडर अपने सामने देखते हैं तब उन्हें एक बांशी है वो दिखाई देता है, और वो जो बांशी होता है वो ये जो कमांडर होता है उन्हें अच्छे से वो मार देता है। और उनके अलावा जितने भी लोग होते हैं वो वहां से वो भागने लगते हैं अपनी जान बचाते हुए। लेकिन सामने एक जो अब अनडेड स्केलेटन होता है वो एक नाइट को मार रहा होता है और दूसरा एक जो अब नाइट होता है उसे एक बांशी मार रहा होता है। और इसी तरह से उधर ये जो बैटल फील्ड होती है उसमें काफी ज्यादा खून खराबा है वो हो रहा होता है। और हमें फाइनली वो जो नेक्रोमेंसर होता है उसको दिखाया जाता है जो ये सारे अनडेड मॉन्स्टर्स को है वो कंट्रोल कर रहा होता है। और वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है कि खून, मेरे को काफी ज्यादा मजा आता है ये जो ह्यूमन लोगों का खून है उसे देख के, तो फिर अब मेरी अनडेड आर्मी इधर सब लोगों को है वो मारते रहो। और इतना बोलते हुए वो अपनी और ज्यादा डेथ एनर्जी होती है उसे रिलीज है वो करने लगता है। और जिसे देखने के बाद एक जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि जरा देखो तो हमारे जितनी भी एनिमीज है ना वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हुए जा रहे हैं, दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि अब यहाँ पे तुम्हें इनसे हेड ऑन फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस टाइम निकाल के यहाँ से थोड़ा पीछे है वो जाना है। और यहाँ पे इतने में ये जो अब बंदा जिसने चिल्ला के ये बोला होता है उसके पीछे एक डेथ नाइट है वो आ चुका होता है, और लोग चिल्ला के बोल भी रहे होते हैं कि जरा देख के पीछे। लेकिन इससे पहले ये जो डेथ नाइट है वो इस बंदे का कुछ भी कर पाता, ये जो डेथ नाइट होता है उसे एक मैजिक अटैक से ही वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है वो जो अटैक होता है उसे रे ने किया होता है और इस बंदे को बचा लिया होता है। रे फाइनली ये जो बॉर्डर है यहाँ पे पहुंच चुका होता है और वो कह रहा होता है अभी की सही में इस जगह पे इतने सारे क्या कर रहे हैं। इसी के बाद हमें थोड़ा पीछे के टाइम का सीन है वो दिखाया जाता है जब रे ये जो अब बॉर्डर होता है उसकी तरफ भाग के जा रहा होता है अपना मैजिक यूज करते हुए, वो काफी ज्यादा तेज भाग रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर मेरे को बोला जा रहा है कि मेरे को बॉर्डर है वहां पे जाना है और पॉप ने खुद से ऑर्डर है वो दिया है और यहाँ पे मेरे पास कोई भी चॉइस है ना वो नहीं है, और मेरे को जितना भी ये जो बॉर्डर है उसकी सिचुएशन से पता है वो चला है। तो फिर ऑफ कोर्स ये जो मिशन है वो एक सुसाइडल मिशन है और यहाँ पे ये जो अब हमारा अपोनेंट है वो एक नेक्रोमेंसर है, तो फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो फिर अगर ये जो अब बॉर्डर्स है वो पूरी तरह से फॉल है वो कर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब भी कुछ ज़्यादा फ़र्क है वो पड़ेगा नहीं। तो फिर ये सब कुछ जानने के बाद भी पास्ट में सामने जिस बंदे ने उसे इसके बारे में इन्फॉर्म किया होता है कि उसे बॉर्डर में जाना है वो उससे कह देता है कि तुम सीधे जाके पॉप से बोल दो कि मैं ये जो बॉर्डर है उसे प्रोटेक्ट है वो करूँगा। और अब हम फाइनली प्रेजेंट में वो आ जाते हैं। प्रेजेंट में आने के बाद रे पीछे जो लोग होते हैं उनसे कहने लगता है कि अभी जितने भी लोगों को चोट लग रखी है उसे पीछे है वो ले जाया जाए और जो हीलर वाले ट्रूप्स है उनसे हील है वो करवाया जाए। लेकिन सामने जो एक बंदा होता है वो रे से कहने लगता है कि अगर हम अपने जो लोग हैं उन्हें पीछे है वो ले जाएंगे
और यहाँ पे इधर हील है, ये सब वो करवाएंगे तो फिर हमारे पास इतने लोग नहीं बचेंगे कि हम ये जो अनडेड की आर्मी है उससे फाइट है वो कर पाए। लेकिन रे उनसे कह देता है कि तुम्हें लगता है क्या ये जो सिचुएशन है ये सही में इतनी ज़्यादा खराब है, जिसपे सामने जो बंदा होता है उसे समझ है वो कुछ आया नहीं होता है, लेकिन जब वो सामने मिलके सब लोग देखते हैं तब वो देखते हैं कि जितने भी ये जो बोन वाले अब अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं ना वो पूरी तरह से अब गल चुके होते हैं। और वो कहने लगते हैं कि ये जो पावर है क्या ये होली पावर की वजह से ऐसा हो रहा है। एक बंदा कह रहा होता है चिल्लाते हुए कि ये हमारे सेंट है, उनकी पावर है। इतने में रे के ऊपर पीछे से अटैक होने वाला होता है तो फिर वो अपनी जो होली पावर उसे मिली होती है उसे यूज करते हुए पीछे जो आ रहा होता है उसे संभाल लिया होता है। रे सामने अपनी सिचुएशन होती है उसे देखता है और कहता है कि अब मैंने जितने भी अब ज्यादातर अनडेड थे ना उन्हें ऑलरेडी अपनी होली पावर है उसे संभाल लिया है, लेकिन इस जगह पे अब सही में कुछ ज्यादा है तो फिर मेरे को अब अच्छे से सबको है वो संभालना होगा। इसी के बाद रे अपना जो फायर अटैक होता है उसे यूज करता है। ढेर सारे फायर बॉल जितने भी अब अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं उनके ऊपर गिरे जा रहे होते हैं और फाइनली जितने भी अनडेड मॉन्स्टर्स थे सामने वो पूरी तरह से मर जाते हैं और सिर्फ जो नेक्रोमेंसर होता है वही जिंदा है, वो बचा होता है। और उस नेक्रोमेंसर को कुछ समझ नहीं आया होता है और वो कहने लगता है कि ये जो अब सेंट है वो एक मैजिक है, उसे यूज कैसे कर सकता है। सेंट लोग सिर्फ होली पावर है उसी को यूज है वो कर सकते हैं, ये क्या हो रहा है। और इसी के बाद वो जो नेक्रोमेंसर होता है वो अपना नेक्रोमेंसर वाला मैजिक होता है उसे एक्टिवेट है वो करने लगता है। वो चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुम आत्मा हो, तुम्हें मैं अंडर वर्ल्ड से वो बुलाता हूँ, तुम्हें मेरा जो कॉल है उसका जवाब है वो देना होगा, डेथ रिवाइव। और ये करने के बाद उसने कुछ जो अब डेथ नाइट्स होते हैं उन्हें रिवाइव है वो कर लिया होता है, अपने पास है वो समन कर लिया होता है। रे के पीछे जो बंदा होता है उसे डेथ नाइट को देखने के बाद काफी ज्यादा डर है वो लग रहा होता है, लेकिन रे को कुछ नहीं, वो अपना हील मैजिक होता है उसे यूज करता है। और वो जितने भी अब ये जो डेथ नाइट्स उसने अब रिवाइव करे होते हैं नेक्रोमेंसर ने उसे अब खत्म कर दिया होता है अपने हील मैजिक से ही। और यहाँ पे रे होली पावर भी अब अच्छे से यूज है वो कर पा रहा है मैजिक के साथ में। ये जो नेक्रोमेंसर होता है वो अपने डेथ नाइट्स को इस तरह से गायब होता है वो देख के काफी ज्यादा हैरान है वो हो रहा होता है, लेकिन वो चिल्ला के कह देता है कि तुम्हें लगता है क्या कि तुम मेरे को रोक है वो पाओगे। और वो अब यहाँ पे एक बोन स्पीयर अटैक होता है उसे रे के ऊपर है वो कर देता है। ढेर सारी जो बोन्स होती है वो रे को है वो लगने जा रही होती है, लेकिन रे इसका ये जो अब बोन स्पीयर होती है उससे सिर्फ एक कैंसल मैजिक यूज करके खत्म है वो कर देता है। और फिर वो होल्ड मैजिक यूज करके ये जो नेक्रोमेंसर होता है उसे एक जगह पे होल्ड भी है वो कर लेता है। ये जो नेक्रोमेंसर होता है वो अब अपने आप को इस तरह से पकड़ा जाता हुआ देख के काफी ज्यादा हैरान है वो हो रहा होता है और वो कहने लगता है कि ये सिर्फ एक सेंट है, इसके अंदर इतनी पावर है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये सेंट नहीं हो सकता, ये तो या फिर एंजल है वो होगा या फिर ये पूरी तरह से खुद ही एक गॉड है वो है। इतने में एक जो नाइट होता है वो इस नेक्रोमेंसर के सर पे है वो एक पत्थर मारता है, और क्योंकि ये जो बंदा है इसका एक जो फ्रेंड है उसे इसी बैटल फील्ड में वो मारा गया है इस नेक्रोमेंसर के द्वारा। और ये जो नेक्रोमेंसर होता है वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम जो अब पलाडिन्स लोग हो जो भगवान के इतने ज्यादा करीब हो, तुम्हारा जो घमंड है उसे मैंने ऑलरेडी चूर चूर है वो कर दिया है, तुम्हें नर्क में है वो डाला जाएगा। रे इसे ये सुनने के बाद सामने देखता है और वो अच्छे से समझ जाता है कि ये जो अब सारे जो अब हमारे नाइट्स थे ना इस बैटल में मरे थे उन्हें भी ये जो अब नेक्रोमेंसर था उसने रिवाइव है वो करा और इनको अनडेड है वो बना दिया। रे और भी कहने लगता है कि ये जो लोग है ना इनका भी कोई प्यार करने वाला होगा या फिर कोई इनके करीबी है वो होगा, तो फिर मेरे को अब इनको लास्ट सेंड ऑफ है वो देना होगा। तो फिर वो एक्सक्लूसिव क्योर है उसे यूज करता है। और ये जो होली एम्पायर के अंदर जितने भी नाइट्स अब इस तरह से अनडेड बन चुके होते हैं वो अब पूरी तरह से अब नॉर्मल है वो होके मर जाते हैं और सब कुछ है वो खत्म हो जाता है, धूल बन जाते हैं, पूरी बैटल फील्ड है वो शांत हो चुकी होती है। और इधर जो बचे हुए नाइट्स लोग होते हैं वो अपना रो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अभी के अभी बहुत सारे अपने क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको खोया है। और रे इनको देखने के बाद इस तरह से सोचने लगता है कि अगर मैं ये जो बैटल फील्ड थी इसके अंदर और ज़्यादा जल्दी आया तो, लेकिन इतने में वो अपने आप को संभालने लगता है और कहता है कि अभी मेरे को इस पे फोकस है वो नहीं करना चाहिए, अभी मेरे को ये जो अब नेक्रोमेंसर है सिर्फ इस पे फोकस करना चाहिए। रे इस नेक्रोमेंसर से कहता है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा बात है वो करते हो। इतने में वो जो नेक्रोमेंसर होता है वो थोड़ा अब सरप्राइज है वो हो चुका होता है, हिल चुका होता है, जिसे देखने के बाद रे उससे कहने लगता है कि अभी तक तुम अपनी जो जिंदगी है उसे ये जो अनडेड्स है उनके साथ है वो जीते हुए आ रहे हो, लेकिन अब तुम्हें डर लग रहा है उन्हें ज्वाइन करने से। इतने में वो जो नेक्रोमेंसर होता है वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए हंसने लगता है और वो कह रहा होता है कि तुम मेरे को हंसी है वो तो बिल्कुल दिलाना मत, तुम्हें क्या लगता है ये जो बॉडी
ऑर्डर था वो असल में लास्ट था क्या? हमारी जो दूसरी फोर्सेस है उन्होंने ऑलरेडी तुम्हारा जो सिलोनिया है उसे कैप्चर है वो कर लिया होगा, तो फिर तुम सरेंडर है वो क्यों नहीं कर देते? हम तुम्हारी जान है उसे बख्श देंगे। रे इस नेक्रोमेंसर को इग्नोर करता हुआ सामने ये जो अब एक नाइट होता है उससे कहने लगता है कि तुम ये जो नेक्रोमेंसर है इसे अपनी स्पीड से है वो होली एम्पायर में वापस है वो ले जाना, मैं अपनी स्पीड से अपना ये जो वापस है उधर जाऊंगा। और वो कह देता है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा ही है, इस जगह पे एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना वो भी हुआ है। तो फिर वो जल्दी से ये जो होली एम्पायर होता है उसके तरफ है वो निकल जाता है। इसी के बाद हमें ये जो होली एम्पायर के अंदर सिलोनिया सिटी होती है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे ये जो अनडेड आर्मी होती है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी होती है और वो जो एक कुछ अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं वो किसी को मारने जा रहे होते हैं, लेकिन इतने में उस अनडेड को है वो संभाल लिया गया होता है, वो भी अब जेक होता है उसके द्वारा। और एक जो लड़की होती है वो उससे कह रही होती है जेक तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप है वो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। जेक उससे बोल देता है कि अब मत करना है, उसे बंद भी कर दो। एंड ये जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है कि ज़रा देखो तो तुम अभी तक अपनी ये जो इतने ज़्यादा शांत है ना वो हो, चलो ठीक है अब हमारी जो सेंटनेस है वो कहाँ पे है। इसी के बाद हमें ये जो सिटी होती है इसके दूसरे तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे और भी जो अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं वो घुसे चले आ रहे होते हैं और हमें आयरिस को दिखाया जाता है। आयरिस अपनी होली पावर यूज़ करते हुए इधर जितने भी अब मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं उन्हें मार देती है और वो कह रही होती है कि इधर मैं जितनों को भी मार लूँ वो कोई फ़र्क है वो नहीं पड़ रहा, ये और ज़्यादा कंटिन्यू मेरे तरफ है वो बढ़े जा रहे हैं। और हमारा जो एनिमी है वो सिर्फ अनडेड मॉन्स्टर ही नहीं है, हमारे जो रैंक्स हैं उनके अंदर भी लोग हैं वो एक दूसरे से भी फाइट है वो कर रहे हैं। और मेरे जो ऑप्शंस है ना वो इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होते जा रहे हैं। इतने में एक जो स्लैश होता है वो आता है और कुछ अनडेड मॉन्स्टर्स पे वो लग चुका होता है, हमें दिखाया जाता है वो अब यहाँ पे जेक होता है। और ये जो आयरिस होती है वो ये जो स्वॉर्ड एनर्जी होती है इसे महसूस कर लेती है और वो कहती है कि ये तो अब जेक और फिया है दोनों साथ में। और फिया और जेक होते हैं वो आयरिस के पास आ जाते हैं, तो आयरिस ये जो जेक होता है उससे बोलने लगती है कि जेक तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जो रे था उसके साथ होना चाहिए। लेकिन जो अब जेक होता है वो उससे बोल देता है कि ये जो है ना ये सेंट के ऑर्डर है, जिसे सुनने के बाद जो आयरिस होती है वो चिल्ला के बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है। और जेक अब थोड़ा साइलेंट है वो हो चुका होता है। और इसी के बाद जेक थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाता है। जेक जो होता है उसके माथे पे रे फ्लिक कर देता है पास्ट में और उससे बोल देता है कि तुम मेरे को फॉलो करके नहीं आने वाले, तुम ये जो अब सीलिया है उधर ही अब रुकने वाले हो, तुम अगर मेरे साथ चलते भी हो तो फिर तुम मेरे रास्ते में ही है ना वो आओगे। लेकिन जेक उससे बोलने लगता है कि माय सेंट प्लीज मेरे को अपने साथ है वो आने दीजिए, मैं आपके रास्ते में है वो बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। रे जेक को इस तरह से देखने के बाद कह देता है चलो ठीक है तो फिर तुम मेरे को फेस करो, मेरे से फाइट है वो करो। जेक ऐसी शक्ल बना रहा होता है कि उसे समझ नहीं आया कुछ भी, तो फिर रे उससे कहने लगता है कि अब तुम बोल रहे हो ना कि तुम मेरे अब रास्ते में वो नहीं आओगे तो फिर तुम मेरे को फेस है वो करो। और जेक बोल देता है ठीक है मैं समझ गया, और वो रे की तरफ अपनी स्वॉर्ड निकाल के वो बढ़ चुका होता है। वो मनी मन सॉरी भी है वो बोल रहा होता है अपने ये जो सेंट होता है उसको, लेकिन यहाँ पे ये जो रे होता है उसने इसकी जो स्वॉर्ड होती है उसे अच्छे से ब्लॉक है वो कर लिया होता है। जेक ये देख के कहता है ये तो स्वॉर्ड ऑरा है, और रे उससे कहने लगता है अब तुम्हें समझ आ गया ना, अभी तुम कहीं और पे है ना तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन जेक वहाँ पे सोच रहा होता है कि इन्होंने ये जो अब स्वॉर्ड ऑरा है उसे मैनिफेस्ट है वो किया है, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा जो अब यहाँ पे अब स्ट्राइक है स्वॉर्ड का उसे ब्लॉक है वो किया है, वो अब बड़ी बात है। जेक प्रेजेंट में आने के बाद आयरिस से बोल देता है कि सेंट है उसे मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत है वो नहीं है, अगर मैं उनके साथ गया होता तो फिर मैं सिर्फ उनके रास्ते में वो आता, इसीलिए मेरे को इस जगह पे आपकी जो हेल्प है ना उसे करने के लिए असाइन है वो कर दिया गया है लेडी आयरिस। और जो आयरिस होती है वो इसी के बाद सोचने लगती है कि वो जो रे है ना उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये जो अब नेक्रोमेंसर है वो कितना ज़्यादा डेंजरस है। ये और भी कहने लगती है कि वो जो इडियट है ना उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो किस तरह की सिचुएशन में है ना वो है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे फाइनली ये जो सीलिया सिटी होती है वहाँ पे पहुँच चुका होता है। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचा होता है तब काफ़ी ज़्यादा देर है वो हो चुकी होती है और उसे चारों तरफ सिर्फ डेड बॉडी ये सब है वो दिखाई दे रही होती है। इतनी ज़्यादा तबाही में वो कह रहा होता है कि ये इतनी ज़्यादा ये सब इस जगह पे हुआ है तो कहीं क्रिस और मैरी, कहीं मैरी और क्रिस। और इतने में रे को अब आवाज़ है वो आती है सेंट किसी ने उसे बुलाया होता है, और रे जब साइड में देखता है तब वहाँ पे उसे मैरी और क्रिस है वो दिखाई देते हैं। और यहाँ पे ये जो रे होता है वो जल्दी से इन दोनों के तरफ है वो भाग चुका होता है। रे जब मैरी के हाथ में क्रिस को देखता है तब वो उसे देखते हुए सोचने लगता है कि मेरे को इसकी कोई भी
पल्सेस है वो महसूस है वो नहीं हो रही है, इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा देर है वो हो चुकी है, वो ऑलरेडी मारी जा चुकी है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों जो बच्चे हैं ना वो असल में बच्ची हैं। ये मतलब एक जो लड़का लग रहा था स्टार्टिंग से ही वो लड़का नहीं है, और अभी भी लड़का लग रहा है, लेकिन ये दोनों असल में लड़की ही हैं। और ये जो मैरी होती है वो बोलने लगती है कि सेंट क्रिस जो थी ना वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा वीक थी, तो फिर मैं उसकी जो अब सिस्टर हूँ ना, तो फिर मेरी काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी बनती थी कि मेरे को उसे प्रोटेक्ट है वो करना है। मैरी रो रही होती है, इतने में रे उससे कह देता है कि मैरी मेरे को लगता है कि मेरा जो डिसीजन तुम्हें इस जगह पे लाना था वो सही में काफ़ी ज़्यादा गलत था, और मैंने तुम्हें सही में काफ़ी ज़्यादा अब गम है ना वो दिया है, तो फिर प्लीज़ तुम मेरे को माफ़ करना। इतने में जो मैरी होती है वो रे की बात काटने लगती है, और वो रे से कह रही होती है कि नहीं, तुम बस हमें एक अच्छा सा एनवायरनमेंट है ना वो देना चाहते थे जिसमें हम जी पाएँ, और इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी है ना वो गलती नहीं है। अगर मैं बस थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रांग है वो होती तो फिर मैं अपनी जो सिस्टर है उसे प्रोटेक्ट है वो कर पाई होती। मैरी को इस तरह से देखने के बाद रे थोड़ा साइड में देखता है, और एक उसे डेड बॉडी है वो दिखाई दे रही होती है, एक नाइट होता है उसकी, तो फिर वो उसे देख के सोचने लगता है कि उस पर जिस तरह के जख्म है उसे देख के मैं बता सकता हूँ कि वो जो नाइट है उसे मैरी है ना उसने मारा है, और मैरी ने उसे मार पाया है, तो फिर इसका मतलब है कि इसके पास टैलेंट है। इतना सोचने के बाद रे कह देता है कि जो लोग छुप रखे हैं वो बाहर आ जाएं, लेकिन बाहर से कोई भी आवाज़ भी नहीं आती है, कोई बाहर भी नहीं आता है, जिसे देखने के बाद रे को थोड़ा गुस्सा आता है, और वो कह देता है अच्छा तो फिर तुम ऐसे बात नहीं मानने वाले, ठीक है। तो फिर दो लोग जो उधर छत पे छुप रखे हैं, दो तीन लोग जो इधर पेड़ पे छुप रखे हैं वो, और एक फाउंटेन के पीछे है, और यहाँ पे एक जो है ना बहुत देर से मेरे पीछे ये मेरे को फॉलो है वो कर रहा है। और फिर इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि डीन फैमिली के जो अब 7 मैसेंजर्स होते हैं वो बाहर आ चुके होते हैं, और वो बोल देते हैं कि हमें अलाउ करो आपको ग्रीट करने का। इसी के बाद ये जो अब 7 मैसेंजर्स होते हैं डीन फैमिली के, उनमें से एक जो लड़की होती है वो सारे लोगों के नेम होते हैं उन्हें इंट्रोड्यूस है वो कर देती है, लेकिन इनके नेम को इग्नोर है वो कर देते हैं। रे कह देता है कि मैंने जिस रीज़न के लिए तुम्हें बुलाया है वो और कुछ नहीं है, तुम्हें बस ये जो बच्ची है ना इसका ख्याल है वो रखना है। और ये जो अब मेन लड़की होती है 7 मैसेंजर्स में से उसका नाम होता है रेन, तो फिर रेन जो होती है वो कह देती है कि ये लड़की, और रे उससे कह देता है कि हाँ इसके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है एक असैसिन बनने का। और ये जो अब रेन होती है वो अपना सोचने भी लगती है कि हाँ अब मैं अच्छे से देख के बता सकती हूँ कि ये जो लड़की है ना वो इतने ज़्यादा अब ख़राब इन्वायरमेंट था, इतनी ज़्यादा ख़राब चीज़ें हुई उनके अंदर भी सर्वाइव है ना वो कर पाई है, तो फिर इसके पास टैलेंट तो है। वो कहने लगती है कि हाँ अगर हम इसे एक असैसिन के रूप में पाल के बड़ा करें तो भी, लेकिन इतने में रे उससे कह देता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें इसे असैसिन है ना वही बना देना है, तुम्हें बस इसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो थोड़ा करना है। इतने में एक और जो पीछे एक 7 मैसेंजर वाली ये लड़की होती है वो कह देती है कि अच्छा तो फिर सेंट तुम बस चाह रहे हो कि हम ये जो लड़की है इसे कुछ तकनीक्स है ना वो सिखा दे रहे हो। अब बोल देता है कि हाँ एग्जैक्टली, तुम काफ़ी छोटी हो लेकिन दिमाग तुम्हारे अंदर सही में काफ़ी ज़्यादा है। इतने में जो रेन होती है वो रे से कहने लगती है कि हम असल में ऐसा है ना वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी है वो 24 घंटे अब सेंट आपको प्रोटेक्ट करने की है ना वो होती है। और दूसरा पीछे से जो एक बंदा होता है वो कहने लगता है कि हाँ हमारी जो आइडेंटिटी है वो भी लीक होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तीसरा बोलता है कि हाँ अब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लीक हो गई तो फिर तुम्हारे ऊपर भी जो डेंजर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है वो हो सकता है। और ये सुनने के बाद रे सोचने लगता है कि हाँ मैंने सोचा था कि ये जो चीज़ है ये आसान है वो बिल्कुल भी नहीं होएगी। तो फिर वो बोल देता है कि क्या मैं तुम्हें ऑर्डर दे दूँ तब भी तुम ऐसा नहीं करोगे क्या? लेकिन ऑर्डर सुनते ही रे से वो सारे जो होते हैं ना वो थोड़े हिल जाते हैं। रे ये देखने के बाद समझ जाता है और फिर चिल्ला के बोल देता है कि मैं तुम्हारा सेंट तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम्हें ये जो अब लड़की है इसे कुछ असैसिन्स तकनीक है ना वो ये सब सिखाना होएगा। और रे से ये ऑर्डर सुनने के बाद वो लोग जो होते हैं वो कह देते हैं कि ठीक है माय सेंट, आपने जिस तरह से हमें ऑर्डर दिया है हम वही है वो करेंगे। और जो रेन होती है वो क्रिस की डेड बॉडी देखने के बाद कहने लगती है तो फिर ये जो बच्ची है इसका फ्यूनरल, रे उससे कह देता है हाँ प्लीज। और रे जाते हुए ये जो साइड में मैरी होती है उससे कह देता है कि अब से तुम्हें ये जो लोग हैं ना इन्हें फॉलो करना है, और तुम्हें ये जो लोग हैं वो अच्छे से सिखाएंगे ना उसे अच्छे से है ना सीखना तुम, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन जो मैरी होती है वो रे से कह देती है कि तुम कहाँ पे जाने वाले हो सेंट? रे उससे बोल देता है कि मेरे को कुछ लोग हैं ना उनकी हेल्प है वो करनी है, इससे पहले कुछ ज़्यादा ही देर हो जाए, और हाँ मेरे को बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम है वो नहीं लगने वाला है। और रे अब फाइट करने के लिए पूरी तरह से सीरियस है वो हो चुका है, क्योंकि उसको एक रीज़न है वो मिल चुका है, ये जो क्रिस की डेड बॉडी है ना वो देख के। इसी के साथ सीजन 2 का जो पार्ट 1 है वो यहीं
पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम रे को देखेंगे जो काफी ज्यादा सीरियसली फाइट करेगा। और मेरे को पता है कि मेरे को ये जो अब सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड है वो 1 घंटे का तो बनाना ही था, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभार जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी आगे से जितनी भी वीडियो आएंगी मैं ट्राई करूंगा कि 1 घंटे की हो वो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।